हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपोजिट बार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। अ स्ट्रक्चर मेंबर कंपोजिट of two or more elements of different materials rigidly connected together at their end। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट का मतलब हो गया, एक जैसे ट्यूब हो सकती है, एक रोड हो सकती है, एक रबर हो सकता है, एक कॉपर हो सकता है। तो ये अलग अलग मटेरियल्स है। ये सभी मटेरियल्स आपस में एक साथ जुड़े हुए हों, उनकी लंबाई के में बराबर लंबाई होनी चाहिए और एक साथ में पैरेलल जुड़े हुए होने चाहिए। टू टर्म a parallel arrangement and subjected to axial loading is termed a composite bar. Such a section is known as composite section। उन पर लोडिंग भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी और वो एक साथ में कनेक्टेड होंगे पैरेलल। तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट सेक्शन और कंपोजिट बार्स। यहाँ नीचे डायग्राम के अंदर ये समझाया हुआ है। जैसे ये ऊपर वाली जो सेक्शन है ये ट्यूब है, नीचे वाली सेक्शन भी क्या है, ट्यूब है। इसके बीच में एक रोड लगी हुई है जो स्टील की भी हो सकती है या आयरन की हो सकती है, और एक ही फ्रेम से ये दोनों तरफ एंड पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। और लोडिंग जो पूरे पर लग रही है इन तीनों रोड के ऊपर, वो पी दोनों तरफ से कंप्रेशन लोडिंग एक साथ में और सेम लग रही है। तो इस पूरे सेक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिट सेक्शन। Consider the effect of a compressive load P upon a composite bar consisting of a rod and enveloping tube having the same length but made of different material. Let the end collars be rigid। ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है उसको उसी को बताया है कि उनकी लेंथ क्या है, समान है, जो यहाँ पर L से डिनोट की हुई है, और इस पर एक समान लोडिंग लग रही है जो P लोडिंग है। इसको कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पर कैसे इक्वेशन और लोडिंग आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोड की। Let us the use 1 for rod and 2 for tube। यहाँ ऊपर एक नंबर तो रोड के लिए यूज करेंगे हम ये, और 2 नंबर जो ग्लास की ट्यूब है उसके लिए यूज करेंगे। फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, आपको लोड निकालना है तो ट्यूब के ऊपर लगने वाला लोड और रोड पर लगने वाला लोड, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे P1 और P2 तो टोटल लोड हमें मिल जाएगा P। जो P आपका यहाँ पर ऊपर डिनोट करके बताया हुआ है डायग्राम के अंदर, ये P लोडिंग आपको निकालनी है। तो ट्यूब पर लगने वाला लोड और रोड पर लगने वाला लोड दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। सिंस द मेंबर आर ऑफ द सेम इनिशियल लेंथ एंड आर शॉर्टेंड बाय द सेम अमाउंट अंडर लोड वी हैव। जब इस पर लोडिंग आती है तो ये दोनों ही ट्यूब और रोड एक साथ में कंप्रेस हो रहे हैं, सेम लोडिंग है। तो जो इनके अंदर इनकी लेंथ में जो कमी आएगी वो लेंथ में कमी दोनों में बराबर होगी। इसका कारण क्या है, ऊपर वापस डायग्राम में समझ लेते हैं। जब लोडिंग यहाँ पर इस फेस पर और इस फेस पर लगेगी तो ट्यूब के अंदर
लेंथ में कमी पहले आ जानी चाहिए और रोड में बाद में आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब लोडिंग समान है और एंड पॉइंट समान है आपके ये यहाँ पर, तो उसकी वजह से ट्यूब को लोड आने से पहले रोड के ऊपर लोडिंग आएगी, और जब तक रोड कंप्रेस नहीं होगा तब तक वह ट्यूब भी अपनी अवस्था में बना रहेगा। इसलिए दोनों में विकृति जो है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, जो यहाँ पर इक्वेशन में बताया है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यूज हम जानते हैं PL/AE, और इधर डेल्टा 2 की भी PL/AE। इसमें 2 से डिनोट कर दिया है और इधर 1 से डिनोट किया है। यहाँ हम जानते हैं, पहले हमने पढ़ा है कि देयर इज स्मॉल p क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू P/एरिया, यानी लोड अपॉन एरिया, जो यहाँ पर बताया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको क्या कर लेते हैं कि ऊपर वाले फॉर्मूले में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं P/A की वैल्यू को स्मॉल p से, तो हमें दूसरी इक्वेशन आगे मिल जाती है जो यहाँ पर बताई हुई। कई बार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, और कई बार क्वेश्चन अगर सोल्व किया है जिसमें लोड और एरिया दे रखा है तो ये वाली सिचुएशन को यूज़ करते हैं, या इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। आपको जो ऊपर दोनों इक्वेशन लिखवाई है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन और एक आपकी नीचे, ये इन दोनों में से कोई दूसरी इक्वेशन, इन दोनों से सोल्व करते हुए आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। A mild steel rod of 25 mm diameter and 4000 mm long is encased certainly inside a hollow copper tube of external diameter 35 mm। एक माइल्ड स्टील रोड है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 25 mm, ये सॉलिड रूप में है, और इसकी लेंथ है 4000 mm। इसके बीच में ये एक होलो कॉपर ट्यूब जो है उसके बीच में लगी हुई है, जिसका बाहरी डायमीटर है 35 mm का और अंदर का डायमीटर है आपका 30 mm का। द एंड ऑफ रोड एंड ट्यूब आर रिजिडली अटैच्ड एंड द composite bar is subjected to an axial pull of 40 kilonewton। ये आपस में कनेक्टेड हैं दोनों रोड्स, और इनके ऊपर 40 किलोन्यूटन का समान लोडिंग लग रही है। If E for steel and copper is 200 giganewton per meter square and 100 giganewton मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर कॉपर स्टील के लिए 200 दिया हुआ है और कॉपर के लिए 100 ई की वैल्यू प्रोवाइड की है। फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रोड एंड द ट्यूब, फाइंड आल्सो द एक्सटेंशन ऑफ द रोड। एक तो डेल्टा की वैल्यू पूछी है जो कि एक्सटेंशन है, और कितना उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रही है यानी कि स्मॉल p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नीचे आपको जो क्वेश्चन ऊपर बताया था उसके अनुसार ये डायग्राम बना हुआ है, ये लोडिंग बता रखी है 40 किलो न्यूटन की, ये ट्यूब है दोनों तरफ, ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है जिसकी वजह से ऊपर की फ्रेम और नीचे की फ्रेम में ट्यूब दिख रही है और इसके बीच में ये रोड लगी हुई। ये सॉलिड है रोड, और ऊपर से नीचे ये ट्यूब दोनों फेस जो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ट्यूब जो है इसका
होलो सेक्शन है ये। इसका डायमीटर आपको बाहरी सरफेस के लिए 35 दे रखा है और अंदर की सरफेस के लिए 35 दे रखा है। लेंथ आपकी इसमें बराबर है 4000 mm। देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूज करना है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। इसके लिए आपके पास में क्या है, P का फॉर्मूला है आपके पास में स्मॉल p इंटू एरिया, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया। यहाँ पर P1 की जगह ये रख लेंगे और P2 की जगह यहाँ पर P2 के अनुसार स्मॉल p इंटू A2 मल्टीप्लाई में रख लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर स्मॉल p की वैल्यू और स्मॉल a की वैल्यू। इनको निकालने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे, इसमें ये a आपको निकालना है। तो ये क्या है, इसका डायमीटर दे रखा है, यानी कि ये क्या है, राउंडेड है। तो फॉर्मूला हो जाएगा πd²/4 सॉलिड के लिए। तो ये रोड का फॉर्मूला आप रखेंगे, रोड के फॉर्मूले के अंदर उसका डायमीटर, तो आपके पास में रोड का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से ट्यूब का रखेंगे, वो होलो है, तो आपके पास में फॉर्मूला होगा π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। इससे आपको ट्यूब का एरिया आ जाएगा। नीचे वाले इक्वेशन में अब आपके पास में क्या है, एरिया आ चुका है और आपको P की वैल्यू पता है जो कि 40 किलो न्यूटन बाहर की साइड से लग रही है, ये यहां पर। सेकंड इक्वेशन जो आपकी थी वो थी Δ1 इज इक्वल टू Δ2, जो कि यहाँ पर हमने रखी है। अब आपके पास में ऊपर वाली इक्वेशन में एरिया तो मिल चुका है, लेकिन स्मॉल p की वैल्यू नहीं है। तो इस इक्वेशन से हम स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल p1 एक साइड में रख लेता हूँ और यहाँ से L1 और E1 को इधर सेकंड इक्वेशन की तरफ ले जाता हूँ, तो क्या रहेगा, यहाँ मुझे मिलेगा, यहाँ से जब मुझे स्मॉल p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी P1 की, तो मैं क्या करूँगा, P2 L2 अपॉन E2 इंटू E1 L1। ये यहाँ से जो L1 और अपॉन E1 की जो वैल्यू है उसको इस साइड में लेके गए हैं, तो हमें ये फॉर्मूला बन रहा है। दोनों ट्यूब जो आपकी है वो समान लेंथ की है, इसलिए L2 कैंसल आउट हो जाएगा L1 से। E की वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो हमें नीचे जो बचा है वो इस टाइप से दिखेगा, स्मॉल p1 इज इक्वल टू स्मॉल p2 इंटू E1 अपॉन E2। इनकी जो वैल्यूज आपके पास में जो है यहाँ पर E1 और E2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, तो हमें इस रेशो में इसकी P1 और P2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। P1 इज इक्वल टू 2 इंटू P2। जो आपको यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हुई है रेशो में, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखी थी फर्स्ट वाली इक्वेशन, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर उसको P1 और की वैल्यू पुट कर लेंगे इस टाइप से। तो P1 की जगह हमने रख दिया है 2P2 यहाँ से। तो दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ क्या हो गया, P2 हो गया है। तो अब आप आराम से इस इक्वेशन की सहायता से P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एरिया आपको मालूम है, ऊपर निकाल ही लिया हमने, एरिया 2 भी मालूम है। इनको पूरे इक्वेशन में रखेंगे और सोल्व करेंगे जब हम, तो आपके पास में P2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो आई है यहाँ पर 32.34।
इसको आप ऊपर वाले इक्वेशन में वापस से पुट करेंगे तो आपके पास में P1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आई है 64.68। अब एक्सटेंशन का हमारे पास में जो फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल पी 1 L अपॉन ई। इससे हम क्या निकाल लेंगे, बाद में कितना एक्सटेंशन आया है वो निकाल लेंगे। हमारे पास में P1 की वैल्यू है, लेंथ हमें दे रखी है, ई आपको पता है, तो इससे आपके पास में इस बार में कितना एक्सटेंशन आया है वो मिल जाएगा यहाँ पर 1.294 mm।